बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन डाई मैग्नेटिज्म के बारे में है और इसके साथ साथ डाई मैग्नेटिज्म की एक क्लासिकल थ्योरी है, लैंगमैन थ्योरी कहते हैं उसे। आज हम इन दो चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा मेन जो टॉपिक है वो डाई मैग्नेटिज्म है। बुनियादी तौर पे कल हमने जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो की थी मैग्नेटिज्म की, कि डिफरेंट तरह की मैग्नेटिज्म जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स में हमें नजर आती है। इसमें पहली कैटेगरी जो हमने डिस्कस की थी वो डायमैग्नेटिज्म थी। डायमैग्नेटिज्म के केस में हम ये कहते थे कि जो एटम्स हैं सॉलिड के, उनका परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। ठीक है। सो जब तक वो आइसोलेटेड रहते हैं उनके अंदर कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, कोई मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। लेकिन जब आप उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो स्मॉल नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से। ठीक है। और वो जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है वो चूंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस होता है, तो उस पर फैराडे लॉ या लेंज लॉ अप्लाई होता है, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की ये स्पेशलिटी थी कि जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, कैंसिल करता है, उसके इफेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये सारी कैटेगरीज जो कि हमने डिस्कस करनी थी, तो आज हम जो है वो सबसे पहली जो टाइप है मैग्नेटिज्म की, डायमैग्नेटिज्म, उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि डायमैग्नेटिज्म जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल स्टेट्स के चेंज होने की वजह से जो है वो इंड्यूस होती है जब आप अप्लाइड कर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, अगर आप ज्यूम करें तो हम कहेंगे कि वो करंट लूप बनाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इक्वल टू द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, ठीक है, इन अ सर्कुलर लूप। तो इसी कंसेप्ट को ज्यूम करेंगे जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई करते हैं अक्रॉस सच मटेरियल। ठीक है। तो ये एक नया करंट इंड्यूस करेगा, सेटअप सच डायरेक्शन दैट इज अपोजिट टू द that oppose a change in the magnetic flux according to Lenz law। जैसे मैं बताया था कि जो करंट इंड्यूस होगा वो इस तरह होगा, जो डिस्टॉर्शन की वजह से जो करंट इंड्यूस होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो करंट इंड्यूस होगा, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो एक्सटर्नल जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करेगी, उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल जिस तरह लेंज लॉ में बताता है कि जो इंड्यूस करंट है उससे मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होगी वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा अपोज करती है। ठीक है। सो द अकोरेंस ऑफ डाईमैग्नेटिज्म जो है, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है वो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करती है, तो इस मटेरियल की, जिसको हम डाईमैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे, इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो नेगेटिव होगी और वीक मैग्नेटिक मटेरियल होगा ये। और क्या कहते हैं आप इसको, जो है वो नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी ये शो करती है कि इसके अंदर जो फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड को हमेशा कैंसिल करती है। डाईमैग्नेटिज्म बुनियादी तौर पे तमाम मटेरियल्स में मौजूद होती है, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डोमिनेट कर जाती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फेरोमैग्नेटिज्म डोमिनेट कर जाती है, या दूसरे जो मैग्नेटिक एस्पेक्ट्स हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं। तो उसमें डायमैग्नेटिज्म, जो कि एक वीक इफेक्ट है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, बल्कि जो डोमिनेटिंग फैक्टर्स हैं हम मटेरियल को उस हिसाब से नाम देते हैं। बाकी ये इफेक्ट जो है ये तमाम मटेरियल्स में मौजूद होता है, चाहे वो पैरामैग्नेटिक हो, फेरोमैग्नेटिक हो, एंटी फेरोमैग्नेटिक हो या फेरीमैग्नेटिक। इस हवाले से क्लासिकल थ्योरीज भी मौजूद हैं, डायमैग्नेटिज्म के हवाले से क्वांटम थ्योरीज भी मौजूद हैं। हमारी आज की डिस्कशन एक क्लासिकल अप्रोच के बारे में, क्लासिकली किस तरह से डायमैग्नेटिज्म को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, किस तरह से मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी फाइंड आउट की जा सकती है, और वो क्या वाकई नेगेटिव होती है या नहीं होती। तो ये चीज़ें आज के लेक्चर में हमने देखनी है और जस्टिफाई करनी है।
तो सपोज करते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। ठीक है। जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है इसको आप इक्विवेलेंट ले सकते हैं करंट हैविंग सम मैग्नेटिक फ्लक्स। तो व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड the magnetic flux linked with the current loop tends to change, which alter the current in the loop in such a way to oppose the change in the flux. ये क्लासिकल अप्रोच है, क्लासिकल थ्योरी है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। तो उसी क्लासिकल थ्योरी पे लैंगमैन क्लासिकल थ्योरी जो है वो बेस करती है। सो द चेंज कैन बी ऑब्जर्व्ड एज अ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर उसमें कोई चेंज आएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन भी चेंज होगी। सो इफ ओमेगा नॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर ओमेगा नॉट जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो इलेक्ट्रॉन की जबकि कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं की आपने, और रो जो है वो रेडियस है उस ऑर्बिट का जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जब आपने कोई फील्ड अप्लाई नहीं की उस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी इलेक्ट्रॉन की वो बुनियादी तौर पे जो कूलम्ब अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स को आप कूलम्ब फोर्स के बराबर जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर आर है। अगर आप वी को आर ओमेगा के बराबर पुट कर दें तो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं एम ओमेगा नॉट स्क्वायर रो। रो आर की जगह पे है, रेडियस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कूलम्ब लॉ है हमारे पास। जी यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर 1 होगा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, अगर ज्यादा होगा तो वहां जी की वैल्यू आ जाएगी जो भी वैल्यू है। तो यहाँ से आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो होगी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम रो क्यूब। यही हमने जो पीछे इक्वेशन लिखी थी उसी को यूज करके हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी गेस की है। और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा नॉट है ये तब है जब आपने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की। अब आप कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई करते हैं, सो करंट ऑलरेडी फ्लो कर रहा था, आपने एक्सटर्नल फील्ड बी अप्लाई कर दी, तो मूविंग चार्ज जो होता है उस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दें तो उस पर जो फोर्स लगती है आप उसे लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। और इसको जो है आप डिफाइन कर सकते हैं किसी मूविंग चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह एफ इज इक्वल टू ई वी क्रॉस डी से। अगर जो बी है बी की डायरेक्शन लूप की प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो वी और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, वी बी साइन 90 बन जाएगा, साइन 91 के बराबर होता है, तो इसको एफ इज इक्वल टू ई वी बी लिख सकते हैं। और फाइनली अगर वी की जगह पे आप आर ओमेगा लिखें तो ये हो जाएगा रो ओमेगा ई रो ओमेगा बी। तो ये एक एडिशनल फोर्स जो है वो आई है जो उन दो फोर्सेस के अलावा है जो पीछे आपने इक्वेट की थी, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स और उसके साथ साथ आपने कूलम्ब फोर्स का इस्तेमाल किया था। जब एक्सटर्नल फील्ड भी एक फोर्स लगा रही है तो फोर्स की इक्वेशन को फिर आप इस तरह से लिखेंगे एम ओमेगा स्क्वायर रो। ठीक है, अब आपने ओमेगा नॉट नहीं लिखा क्योंकि ओमेगा नॉट बुनियादी तौर पे तब था जब आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं की थी। तो जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की है उसकी वजह से ऑर्बिटल मोशन चेंज होगी, तो चेंज होने के बाद फ्रीक्वेंसी लेट ओमेगा हो गई। सो ये बन गई लेफ्ट हैंड साइड एम ओमेगा स्क्वायर रो इज इक्वल टू ये आपका कूलम्ब फोर्स का पार्ट आ गया माइनस ये लॉरेंट्ज फोर्स। तो हमारी इक्वेशन बनेगी एम ओमेगा स्क्वायर रो इज इक्वल टू एम ओमेगा नॉट स्क्वायर रो माइनस ई रो ओमेगा बी। तो ये हमारी फोर्सेस की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है इन लॉरेंट्ज फोर्स इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को चूंकि एक मूविंग चार्ज कंसीडर कर रहे हैं तो लॉरेंट्ज फोर्स में को आपने माइनस किया है तो वो इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है, माइनस ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया है।
अब यही जो फोर्सेस की इक्वेशन थी, इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह लिखा जा सकता है ओमेगा स्केयर माइनस ई बी बाई एम ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्केयर। थोड़ा सा अगर आप इस इक्वेशन का एनालिसिस कर लें तो आपको ये समझ आ जाएगी कि हमने क्या किया है। ठीक है, एम और रो से आपने डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, फिर ओमेगा स्केयर बचेगा। ठीक है, यहाँ से भी एम और रो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ओमेगा नॉट स्केयर बचेगा, और यहाँ एडिशनल जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को देखें तो इट इज लाइक एक्स स्केयर माइनस समथिंग एक्स माइनस ओमेगा माइनस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ओमेगा चाहिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी नई क्या आई है। पहले ओमेगा नॉट थी, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई। हम ये देखना चाहते हैं कि अब नई फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो बुनियादी तौर पे हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देगा। तो ये चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके आप इसका रूट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट की, जो कि है प्लस माइनस दिस ओमेगा नॉट स्केयर प्लस ई बी बाई टू एम स्केयर माइनस ई बी बाई टू एम। या थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की है हमने सपोज किया कि ई बी ओवर टू एम जो है लेट दैट इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट। तो स्केयर वाली टर्म जो है ओमेगा नॉट स्केयर के साथ, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। एक वैल्यू बहुत बड़ी है, एक छोटी है, तो वो बहुत छोटी वैल्यू का स्केयर भी बहुत छोटा होता है, उसको किसी बहुत बड़ी वैल्यू के स्केयर में ऐड करेंगे तो नेग्लिजिबल चेंज आएगी। सो स्केयर रूट के अंदर ये जो टर्म है, इसको स्केयर वाली जो टर्म है, इसको हमने इग्नोर कर दिया। तो ओमेगा का रिलेशनशिप आया, ओमेगा इज नियरली इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा नॉट माइनस ई बी बाई टू है। इसका मतलब ये इक्वेशन इंडिकेट करती है कि जो नया ओमेगा आया है वो इनिशियल जो ओमेगा था उसके बराबर नहीं है, बल्कि उसमें डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कितना है, ई बी ओवर टू एम के बराबर है। तो जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये एक टर्म है जो ओमेगा नॉट को चेंज कर देगी, और जो नई आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो होगी प्लस माइनस ओमेगा नॉट माइनस ई बी बाई टू एम। अगर यहाँ पे बी को जीरो पुट कर दें तो ये सेकंड टर्म जो है ये खुद ब खुद विनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म है बुनियादी तौर पे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो कि लूप में रिवॉल्व कर रहा था अराउंड द न्यूक्लियस, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था अराउंड द न्यूक्लियस, ये इक्वेशन जस्टिफाई कर रही है कि उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। ठीक है, और ये जो प्लस माइनस साइन आया है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इट इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन विद ऑर्बिटल मोमेंट पैरेलल टू द बी। एक केस में जो है वो पॉजिटिव साइन आएगा, और एक केस में नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, पैरेलल टू द बी के लिए पॉजिटिव साइन अगर आप लें तो उसमें से कुछ वैल्यू नेगेटिव होगी, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग पैरेलल टू द बी आर स्लो डाउन, उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और जो एंटी पैरेलल मूव करते हैं फॉर नेगेटिव साइन, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पीड अप हो जाएगी। तो एक साइड के इलेक्ट्रॉन जो हैं जो पैरेलली मूव कर रहे थे उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और जो एंटी पैरेलल मूव कर रहे थे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इस रिजल्ट को हम लारमोर थ्योरम कहते हैं। बुनियादी तौर पे ये फाइंडिंग लारमोर थ्योरम की थी, जिसको यूज किया था लैंगेवेन ने डायमैग्नेटिज्म की थ्योरी को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो पहली चीज जो है वो जस्टिफाई हो गई कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है जब आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं किसी एटम को जिसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हो सर्कुलर ऑर्बिट में। तो ये इफेक्ट किसी खास मटेरियल के लिए जो है वो ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हमने स्टार्ट में कहा था, डायमैग्नेटिज्म तमाम मटेरियल में होती है। सो द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस एन एडिशनल करंट, ठीक है, which can be written as I is equal to charge multiply by revolution per unit time। ये एडिशनल करंट जो है इससे प्रोड्यूस होगा। तो ये बहुत सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। I इज इक्वल टू माइनस ई, ये चार्ज है, ठीक है, और रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम जो है वो ये उसके लिए कैलकुलेशन होती है 1/2 पाई ई बी ओवर टू एम। ठीक है, तो इसको इकट्ठा करें तो ये लिखा जा सकता है माइनस ई स्केयर बी ओवर 4 पाई एम। तो ये आपके पास जो एडिशनल करंट प्रोड्यूस होगा एक्सटर्नल फील्ड की वजह से वो आ जाएगा। So the magnetic moment of the current loop containing
single electron containing single electron, इसको जो है आप डिफाइन कर सकते हैं इज गिवन बाई म्यू ई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ द लूप। आई हमने कैलकुलेट कर लिया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में जो भी होगा, इस उसको एरिया ऑफ द लूप से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो सर्कुलर सरफेस होती है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। हमारे पास आर जो है उसको हमने रो से रिप्रेजेंट किया है। करंट की वैल्यू एज इट इज आपने पुट कर दी, ई स्क्वायर बी और 4 पाई एम मल्टीप्लाई बाय पाई रो स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो ये बन गया माइनस ई स्क्वायर बी और 4m इंटू रो स्क्वायर। ठीक है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक मोमेंट पॉइंट अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब है कि म्यू जो इंड्यूस हुआ है इलेक्ट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से, ऑर्बिटल मोशन की वजह से, वो एक्सटर्नल फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं वो फर्दर देखने की हैं कि अगर बी जो है वो परपेंडिकुलर ना हो टू द प्लेन ऑफ द लूप, तो अगर वो परपेंडिकुलर नहीं होगा तो आप उसको 90 डिग्री एज इट इज जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते। तो रो को हम फिर डायरेक्ट रेडियस लेने के बजाय देन रो इज इन द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द बी। फिर रो डायरेक्ट रेडियस नहीं होगा बल्कि उसका जो आर का साया होगा उस प्लेन पे जो बी के परपेंडिकुलर है, फिर हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे इस रिलेशनशिप में। सो अब जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ऑर्बिट में तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इफ लेट जेड इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी ऑर्बिट के अंदर जो कि रैंडमली ओरिएंटेड हैं, ठीक है, तो टोटल इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप जो हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है उसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो म्यू ए जो है आपके पास टोटल एटॉमिक जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इंड्यूस एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट होगा माइनस जी स्क्वायर बी और 4m, ठीक है, रो स्क्वायर। ये आपने बुनियादी तौर पे एवरेज के लिए जो है ये एंगल ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस करवाए, मीन वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं। सो इफ बी पॉइंट इन जी डायरेक्शन, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने जी डायरेक्शन में अप्लाई की है तो फिर जो रेडियस का प्रोजेक्शन होगा वो उस प्लेन में लाई करेगा, चूंकि वो प्लेन सर्कुलर है। तो रो स्क्वायर जो है वो मीन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मीन वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर होगा। ये बुनियादी तौर पे सर्कल की इक्वेशन है। तो ये एक डिस्क लाइक एरिया जो है वो स्पेसिफाई करेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इज द, ये देखें, रो स्क्वायर इन दिस मीन फॉर्म, या जो एंगल ब्रैकेट्स की फॉर्म में, मीन स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये इसके आप कंपोनेंट कह सकते हैं, जिस तरह किसी वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, तो मीन कंपोनेंट्स हैं रो के एक्स और वाई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो एक्सिस होगी जी एक्सिस के से कंपेरेबल करें आप, तो उसके रेडियस के जो कंपोनेंट होंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, दोनों का मीन लेके जो है आप मीन रेडियस फाइंड आउट करेंगे जब आपके पास मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, द मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वो 3 डायमेंशनल होता है, तो आर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मीन वैल्यू प्लस मीन वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर प्लस मीन वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर। ये बुनियादी तौर पे स्फीयर की इक्वेशन है। और अगर चार्ज जो है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन रखते हो तो मीन वैल्यू जो एक्स स्क्वायर है वो वाई स्क्वायर में जो मीन वैल्यू है और जी स्क्वायर में जो मीन वैल्यू है इसके बराबर होती है। तो फिर ये जो आपने रिलेशनशिप लिखा है दिस वन, इसको आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, आर स्क्वायर मीन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, रो स्क्वायर, 3/2 रो स्क्वायर, क्योंकि आपने इन तीनों को जो है वो इकट्ठा कर लेना है, इकट्ठा करके आप इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो 3/2 रो स्क्वायर। तो अब इस रिलेशनशिप को जो है वो आप इक्वेशन में यूज करके रिजल्ट को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर। सो म्यू ए इज इक्वल टू माइनस जी ई स्क्वायर बी और 4m रो स्क्वायर, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और ये हम रो और आर के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर इन दोनों चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए
तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये नए इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 4 यहाँ पहले है, तो यहाँ आपको के पास डिनोमिनेटर में 6 बन जाएगा। रो स्क्वायर को आप आज कैसे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो जी ई स्क्वायर बी ओवर 6m मीन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर फॉर स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है। जब तक आप लूप की बात कर रहे थे तो आप रो यूज कर रहे थे, जब आप स्फेयर की बात कर रहे हैं तो फिर आप आर यूज कर रहे हैं। और आर के तीनों कंपोनेंट्स हैं, एक्स भी है, वाई भी है, जी भी है। और स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में आपने एक्स वाई और जी को इक्वल रखा, और इक्वल रख के आपने जो है वो रिप्लेस कर दिया रो स्क्वायर को आर स्क्वायर से, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल रिलेशनशिप बनेगा, म्यू नॉट जी ई स्क्वायर, ठीक है, एच ओवर 6m आर स्क्वायर। बी की वैल्यू आपने म्यू नॉट एच के बराबर जो है वो पुट कर दी, तो ये फाइनल जो है वो आपके पास रिलेशनशिप आ गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट मौजूद है और हमने उसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का नेगेटिव साइन क्यों है, उसने जस्टिफाई कर दिया कि जो मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हुई है वो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज कर रही है। अब आखिरी चीज जो हमारी कैलकुलेट करना रह गई है वो है ससेप्टिबिलिटी। सो इफ सॉलिड कंटेन n एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मटेरियल किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा वो उसकी ससेप्टिबिलिटी से पता चलेगा हमें। अगर जो है वो n एटम्स हों पर यूनिट वॉल्यूम, ईच कंटेन z इलेक्ट्रॉन, हर एक के पास z इलेक्ट्रॉन हो, तो डाईमैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी होगी उसका ये रिलेशनशिप हमने कल पढ़ा था, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू m ओवर h, ठीक है, m ओवर h। तो इसी रिलेशनशिप से जो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n के साथ, ठीक है। n क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम है। h से डिवाइड करेंगे तो h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट को, इसको जो है इस रिजल्ट को आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मैग्नेटाइजेशन आ जाएगी। ये टोटल मैग्नेटाइजेशन थी, इसको h से डिवाइड कर दिया तो h कैंसिल हो गया। ये रिजल्ट आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का है, और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव है। और ये शो करती है कि यहाँ टेम्परेचर से रिलेटेड कोई टर्म नहीं है, तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि अप्लाइड फील्ड पे डिपेंड करती है, ठीक है। और इसका नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि डाईमैग्नेटिज्म जो है ये हमेशा अप्लाइड फील्ड को अपोज करेगी। तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल की एक सिंपल अगर डिफाइन करने के लिए पहचान चाहिए है तो हम कहेंगे कि इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी नेगेटिव होता है, और इनकी जो डाईमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो भी नेगेटिव होती है। लें जी, ये हमारी आज की डिस्कशन थी डाई मैग्नेटिज्म के हवाले से, और लैंग्वेज जो क्लासिकल थ्योरी है डाई मैग्नेटिज्म के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। इस हवाले से क्वेश्चंस हो तो डिफरेंट जो हमारे जराए हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप है या हमारा ये लाइव सेशन या अगला लाइव सेशन है, या आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन।